आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी आज आप लोग के सामने लेक्चर 13 लेके उपस्थित हुई हूँ। तो हम कर रहे थे प्रीवियस 12 ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को सॉल्व कर रहे थे, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज की क्लास भी स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, यस, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 100 के सम विभाजकों 100 के सम भाजकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हमें 100 के भाजक निकालने हैं और फिर उन भाजकों में भी हमें क्या करना है, जो भी सम होंगे उन सम को काउंट करके बताना है कि कितने 100 के भाजक है, सम भाजक है। तो सबसे पहले हम 100 के भाजक निकालते हैं। 100 के भाजक कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी अगर आप लोगों के पास नंबर है, उस नंबर के अगर आपको गुणनखंड निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। फिर हम उनके कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वहीं से हम उनके गुणनखंड निकालते हैं। तो भाजक भी इन्होंने भाजकों की संख्या बोली है, लेकिन वही सेम चीज हो गई कि हमें उसके क्या करने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो हम 100 के निकालते हैं। 100 के अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, मैंने 100 को डिवाइड किया 2 से, 50 टाइम्स गया, फिर 2 से दोबारा डिवाइड किया मैंने तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर अभी किससे जाएगा, 5 से, 5 25, दोबारा मैंने 5 से दिया तो ये हो गया, 1 आ गया। तो अगर हम 100 के गुणनखंड निकालते हैं तो कौन कौन से होंगे हमारे 100 के गुणनखंड, एक तो 1 होगा और एक 100 होगा। हमें पता है किसी भी नंबर का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो कौन कौन से, ये दो गुणनखंड तो हमें हमेशा पता रहते हैं, एक तो 1 और एक ये संख्या खुद। फिर यहाँ पे कौन सी दो संख्या आ रही है, एक तो 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। ठीक है, तो 2 और 5 भी लिख लिया मैंने, 2 आ गया और 5 लिख लिया। अब इनके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, यहाँ से जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कॉम्बिनेशन हम लोग ले लेंगे। तो 2 को 2 से किया तो कितना हो गया, 4, तो ठीक है 4 भी हो जाएगा। ओके, 5 को 5 से किया कितना हुआ, 5 5 जा 25, 25 भी हो जाएगा। ओके, अब इनका आपस में कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो आपस में कॉम्बिनेशन अगर मैं लेती हूँ 5 का 2 के साथ, 5 दूनी 10, तो 10 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अगर अब मैं 25 का 10 के साथ लेती हूँ तो 25 दूनी 50, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं 4 का 5 के साथ लेती हूँ तो कितना हो गया, 4 गुना 5 कितना हो गया, 20। और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, इनका हो गया आपस में, यस, आई थिंक दैट्स इनफ, यही वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 100 2 5 4 25 10 50 20। ठीक है, अगर मैं इसको क्या, आरोही क्रम में एक बार लिख लेते हैं जिसे थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100, यही आए हमारे 100 के जो भाजक हैं, 100 के जो गुणनखंड हैं, वो यही गुणनखंड आए हमारे पास, हमने अभी निकाले हैं। इसमें से भी हमें कौन से देखने हैं, सम कौन से हैं, तो सम कौन सा है, एक तो जो होता है वो ना ही तो सम है और ना ही विषम है। विषम में काउंट करते हैं सम को, सॉरी 1 को, 1 क्या है हमारा, विषम है, सम नहीं है। तो सम में तो काउंट नहीं करेंगे, तो सम में काउंट कौन सा करेंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 20 50 एंड 100। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 नंबर हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, 6। ये यही पूछा है 100 के सम भाजकों की संख्या कितनी है, तो हमें काउंट करके उनकी संख्या बतानी है कि वो संख्या कितनी है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, रीट हमारा रीट 2017 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं। ओके, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं। पूर्ण संख्याएं हमें पता है जिसमें जीरो भी आ सकता है, जीरो और जो प्लस पॉजिटिव वाली जो भी संख्या है, 0 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या कौन सी होती है हमारी, W से हम उनको लिखते हैं, W से हम पूर्ण संख्याओं को लिखते हैं, कौन सी होती है, 0 1 2 3, आगे तक चलती रहेंगी, यही होती है हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, दो पूर्ण संख्या दी गई हैं, यदि बड़ी संख्या के तिगुने, बड़ी संख्या के
तिगुने, एक मिनट में थोड़ा सा इसको नीचे कर लेती हूँ क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। हाँ, यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, मैं पूरा एक बार आपके पास क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या बराबर है, तो छोटी संख्या कितनी होगी? मीन्स इन्होंने यहाँ पे हमें कोई भी दो संख्या बताई है और उनमें एक दूसरे का भाग देके देखा है, फिर बताया है कि जब छोटी को बड़ी से भाग देंगे तो उसका भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। जब छोटी को बड़ी से डिवाइड करेंगे तो उनका भागफल और शेषफल क्या आएगा। तो हम भी अज्यूम कर लेते हैं, हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है उसको हमने अज्यूम कर लिया कि वो संख्या कितनी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी है। जो चीज पता नहीं है उसका अज्यूम कर मानेंगे उसको, तो हमने मान लिया कि बड़ी संख्या क्या है, x है। वैसे ही हमने छोटी संख्या मान लिया, छोटी संख्या भी हमें माननी पड़ेगी। छोटी संख्या हमने मान ली कि y है, ठीक है, ओके। अब जैसे ये बोलता है हम वैसे ही करते जाएंगे। यदि बड़ी संख्या के तिगुना, बड़ी संख्या का तिगुना कितना हो जाएगा, 3x, ओके। बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, उसको छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है। जैसा बोल रहे हैं हम वैसा करते हैं। बड़ी संख्या के तिगुने को किससे विभाजित किया था, छोटी संख्या कितनी है, y है, ठीक है, हमने कर दिया। तो भागफल 4 और शेषफल 3, भागफल कितना आता है 4 और शेषफल कितना आता है 3, ठीक है। यदि छोटी संख्या, अब वो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, तो अभी तक हम एक बार इससे कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं। जो इसने पहला सेंटेंस बोला है उससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। इसने यही बोला है जो मैंने लिखा हुआ है कि जब 3x को y से भाग देंगे तो हमारा भागफल जो आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा वो 4 आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। अब हम ये पहले बढ़ चुके हैं कि जो भाज्य होता है, ये जो अंदर जो आता है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होता है हमारा। तो इस वाले से जो इन्होंने सिचुएशन दी थी उस सिचुएशन को मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ड्रॉ किया और फिर इससे मैंने ये वाला समीकरण बना लिया। बन गया, कोई प्रॉब्लम है। भाजक इक्वल टू क्या होता है, भाजक इज इक्वल टू होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो प्लस शेषफल, तो ये वाला समीकरण बन गया, ठीक है। अब मैं जो इसने पहली वाली सिचुएशन दी इसको हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि पहली वाली जो सिचुएशन दी, पहली वाली जो इसने कंडीशन दी थी उस कंडीशन से हमने ये वाला समीकरण बना लिया। ये आ गया हमारे पास समीकरण 1, ये पूरी हो गई। अब दूसरी क्या बोलता है, यदि छोटी संख्या के 7 गुने को, छोटी संख्या का क्या करना है 7 गुना, ओके। जो छोटी संख्या है इसका 7 गुना, इसका 7 गुना कितना होगा 7y। 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है। 7y को हम किससे विभाजित करते हैं, बड़ी संख्या से। 7y को विभाजित किया जाता है बड़ी संख्या से, यही बोला इसने। छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो भागफल 5, भागफल कितना बचता है 5 और शेषफल 1, और शेषफल कितना बचा 1, ठीक है, प्राप्त होता है, ठीक है। अभी इसने हमें ये वाली सिचुएशन दी है, इस वाली सिचुएशन से समीकरण क्या बनेगा, भाज्य, भाज्य कितना है 7y, तो 7y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, भाजक इंटू भागफल, तो वो कितना हो जाएगा 5x, 5x प्लस शेषफल, शेषफल कितना है यहाँ पे 1, तो ये हमारे पास बन गया समीकरण दूसरा, ओके। ये हमारे पास बन गया समीकरण दूसरा। तो जो दोनों सिचुएशन दी थी, जो दोनों कंडीशन इन्होंने दी थी, उनसे मैंने 2 समीकरण बना लिए। ये आप भी बना लोगे, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वाला समीकरण अब बोल रहा है कि छोटी संख्या बराबर है, तो अब हमें छोटी संख्या मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी है, छोटी संख्या की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये जो समीकरण है, समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी इसी टाइम पे एक बार मैं आप लोगों को सोल्व करके बता देती हूँ। जिसको समीकरण सोल्व करना आता है उसको इजीली समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आता है वो जब, अगर एक बार आप यहाँ पे समीकरण बनाना सीख लो, उसके बाद में जब समीकरण सोल्व करेंगे उस टाइम पे आप लोग साथ में सोल्व कर लेना।
एटलीस्ट यहाँ पे आपको बनाना आना चाहिए कि समीकरण बनता कैसे है इससे। ठीक है, मैंने क्या किया, ये दोनों समीकरण मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेती हूँ। मैं क्या करूंगी, जो एक्स वाई वाली जो संख्या है वो लेफ्ट साइड में रखूंगी, और जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो सारे के सारे राइट साइड में रखने वाली हूँ, और एक्स वाई को मैं इधर रख लूंगी। जैसे यहाँ पे 3x है, मैं 4y को इस साइड में लेके आ जाऊंगी, इस साइड में सिर्फ 3 को रखूंगी, तो मेरा हो गया 3x माइनस 4y, क्योंकि 4y इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 3। पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है, मैंने क्या किया, 5x है तो मैं इसको ऐसा करूंगी, इसको इधर लेके आ गई, तो मेरा हो गया -5x प्लस 7y इज इक्वल टू 1, इधर ही रहने देती हूँ। मैंने दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ। ठीक है, अब हमें इसमें से, इन दोनों समीकरण से हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि हम एक काम करते हैं, ये वाले जो है इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं, और इस वाले समीकरण को हम 3 से गुणा कर देते हैं। पूरे समीकरण को गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो पूरे को करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने एक साइड में गुणा कर दिया एक साइड में नहीं कर रहे हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो राइट साइड में भी करेंगे, राइट में करेंगे तो लेफ्ट में भी करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पूरे के पूरे को मैंने 5 से ये मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 3 से कर दिया। क्यों कर दिया, इससे मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर मैं इसको 5 से कर दूं, क्योंकि यहाँ पे देखो x का गुणा कितना है, 5 है, तो अगर मैं इसको 5 से कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर मैं इस 5 को 3 से कर दूंगी तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर मैं इन दोनों को अगर ऐड करूंगी तो ये 15 प्लस का है और ये 15 माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो x तो गायब हो जाएगा और मेरे पास क्या रहेगा, सिर्फ y बच जाएगा। ठीक है, फिर मैं y की वैल्यू निकाल लूंगी। तो चलो, जब ऊपर वाला समीकरण है मैंने इसको 5 से गुणा किया तो ये कितना आ गया, 5 दिया 15x माइनस 5 के 20y इज इक्वल टू 5 3 जा 15। ओके, अब 3 को अंदर किया मैंने, 3 5 15 माइनस के 15x 7 21 प्लस 21y इज इक्वल टू 3। आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं क्या करती हूँ, अब मैं इनको ऐड कर लेती हूँ। जैसे ये 15x जो है ये प्लस का है, यहाँ पे जो 15x है ये माइनस का है, तो जब इन दोनों को ऐड करूंगी तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो गया। ये माइनस का 20y है, प्लस का 21y है, तो कितना बच गया है, 1y बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों को ऐड करूंगी, 15 प्लस 3 कितना हुआ, 18। तो y बराबर कितना आ गया मेरा, y बराबर 18/1, तो ये कितना आ गया 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास आ गई y की वैल्यू 18। यहाँ पे है क्या y की वैल्यू 18, यस, यहाँ पे दी हुई है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन जो बी है वो मेरा सही होगा। ये हमारा रीट 2017 में आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन है, देखो जब तक हम इसको लिखते नहीं है, जब तक हमने इसके समीकरण नहीं लिखा था, सिर्फ हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा इसका लेवल लग रहा था कि नहीं हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। बट जैसा मैंने मैथ्स में बताया आपको, मैथ्स में क्वेश्चन जैसा बोलता है आप वैसा वैसा लिखता जाओ, तो क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली सोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसने जो बोला था, जो इसने वर्ड्स में बोला, मैंने उसको मैथ्स में लिख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, यस, नेक्स्ट भी कुछ इसी टाइप का है। ये सीटेट 2019 में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन सीटेट 2019 में आया हुआ, तो हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। इसने क्या बोला है, एक 5 अंकों की संख्या में, ठीक है, एक 5 अंक की संख्या है, उसमें क्या है, दहाई के स्थान का अंक 8 है। ओके, दहाई के स्थान का अंक 8 है, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। ओके, हजार के स्थान का अंक 0 है, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का अंक, और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना तेगुना है। संख्या क्या होगी। अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार तो लॉस हो जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला है, अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया मैथ्स में दो तरीके होते हैं सोल्व करने के। एक तो जैसे उसने क्वेश्चन में बताया है हम उसको लिखते जाएं और सोल्व करते जाएं, लेकिन जब यहाँ पे हमें कुछ भी मिल नहीं रहा है, कुछ भी इनपुट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं हम ऑप्शंस से फिर ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास, इसने बोला है। अब तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम क्या करेंगे, जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं उससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसने क्या बोला, एक 5 अंकों की संख्या है, यस ये सभी 5 अंकों की संख्या है, ठीक है। दहाई के स्थान का अंक, आपको पता है अगर कोई भी नंबर है जैसे ए बी सी डी ई एफ, आपको पता है ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, ये आपको पता है, याद होगा, ठीक है। दहाई के स्थान का अंक 8 है, दहाई का स्थान मतलब ये जो सेकंड नंबर वाला है, राइट साइड से सेकंड नंबर वाला है, ये कितना है, 8 है। देखते हैं इसमें 8 है क्या, नहीं इसमें तो 8 नहीं है, इसका मतलब ये तो हमारी संख्या हो ही नहीं सकती, इसको कैंसिल करते हैं। नीचे वाला देखते हैं, दहाई के स्थान पे 8 है, यस है, ये हो सकती है। इसमें देखते हैं, दहाई के स्थान पे 8 है, हाँ है, ये भी हो सकती है। दहाई के स्थान पे कितना है, इसमें 2, हमारा कितना होना चाहिए 8, इसका मतलब ये वाली संख्या भी नहीं हो सकती। दोनों का ऑप्शन कट गया। अब हमारे पास ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो सी और बी में से सी और ओके ये बी हो गया, सी होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इकाई के स्थान का अंक, मतलब इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। ये बोला है कि इकाई का जो अंक है वो जो दहाई वाला अंक है उसका चौथाई है, 1/4 है, 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4 मतलब 1/4, 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4, मतलब जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक का 1/4 है। तो जैसे यहाँ पे है, इसको चेक करते हैं, दहाई का अंक कितना है 8 है, इसका 1/4 कितना होगा, 1/4 से गुणा करके देख लेते हैं 1/4 कितना होगा। इसको मैंने चेक किया, 4 दूनी 8, 2 आ गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ठीक है, दोनों ही ऑप्शन इसमें तो दोनों ही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। फिर आता है हजार के स्थान का अंक 0 है। अब बोला हजार के स्थान का अंक क्या है, 0 है। हजार का अंक कौन सा आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार यहाँ पे आएगा नहीं, हजार यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये अंक 0 है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन तो ये भी कट हो गया, हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, यही वाला हमारा ऑप्शन होगा। हम चाहें तो हम क्वेश्चन यहीं पे एंड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पे बोला, हमारा क्वेश्चन जो इसने कंडीशन दी हुई है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहो तो आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया है, ठीक है। वैसे हम एक बार देख लेते हैं, मे बी एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ अलग आ जाए, मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं हो, इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी दिए हो, तो हम आगे एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अब बोल रहा है 100वें स्थान का अंक, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का और 10,000वें स्थान का अंक, 100वें स्थान का अंक, 100वें स्थान का अंक कौन सा होगा, 100वां कौन सा है, सैकड़ा को 100वां बोलते हैं, तो 100वें स्थान का अंक कौन सा है, 4, ये 4 है, ठीक है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का, इकाई का स्थान कौन सा है, 2 है, स्थान का अंक, इकाई का अंक कौन सा है 2, और 10,000वें स्थान का अंक, 10,000वें स्थान का अंक कौन सा है 6, ये हो गया हमारा 6, ठीक है। का अंक इकाई के स्थान का, इकाई के स्थान का 2 गुना, ये जो है 100वां क्या है, इसका 2 गुना है, 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 गुना 4 हो गया, 2 गुना 2 कितना होता है 4 होता है। और अगर 2 का 3 गुना करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे तो वो कितना होता है 6 होता है। तो इसका मतलब क्या, स्थान का 2 गुना और तिगुना है, मतलब ये यही बोलना चाह रहा है कि जो सैकड़ा पे जो अंक है वो तो जो इकाई वाला अंक है उसका क्या है 2 गुना है, और जो 10,000वां वाला जो अंक है वो क्या है, इकाई वाले अंक का 3 गुना है, वही है, ये 2 का 3 गुना है और ये 2 का 2 गुना है, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, संख्या हमारी यही होगी, हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक आप लोग से सोल्व हो जाएगा, एक बार दोबारा ट्राई कर लेना। नेक्स्ट आता है किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर, किसी वर्ग का एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है ये किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ है, बट अभी जो 2-3 क्वेश्चन है, बट मुझे ये दोनों तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगे, मुझे लगा कि
आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लगा, इसीलिए मैंने इन 2-3 क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया। उसके बाद में जो आए हुए क्वेश्चन है वही करवाएंगे, बट अभी 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को करवाना चाहती हूँ। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? ये बोलता है कि अगर कोई भी पूर्णांक है, अगर उसका हम वर्ग करते हैं तो इकाई का जो स्थान होता है वहां पे कौन सी संख्या नहीं आ सकती? देखो, कोई भी संख्या है हमारे पास, जैसे अगर पूर्णांक जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनंत तक चलेंगे, यही होते हैं हमारे पूर्णांक। हाँ, पूर्णांक पूर्णांक मतलब माइनस वाली चीज भी आ जाएगी, तो माइनस तो सेम यही आ जाएगा, वर्क करेंगे तो सेम यही चीज आ जाएगी, इसलिए मैंने माइनस वाले कंसिडर नहीं किए। ठीक है, देखो जब ऐसे वाले स्टेटमेंट आते हैं ना, ऐसे वाले स्टेटमेंट में हमें नहीं पता, हमने कभी करके नहीं देखा तो हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, उसी टाइम पे इमीडिएटली आप लोग करके देख लो। यहाँ पे इनका वर्क करते हैं, जीरो का वर्क करेंगे, जीरो आएगा। वर्ग मतलब उसका स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसका स्क्वायर करोगे आप। 1 का किया तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का किया तो कितना आएगा, 4। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 64, नहीं 36, फिर 36, ठीक है, 36, 49। तो आप एक चीज देखो, इसमें इनका जो इकाई अंक आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है। लेकिन कौन सा नहीं आ रहा है, देखो 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, सभी चीजें आ रही हैं, लेकिन कौन सा नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। किसी का भी वर्ग 2 नहीं होता है, किसी का भी वर्ग 2 नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा हमारे पास। ओके, क्योंकि अगर आप करके देखोगे, किसी का भी वर्क कर लो, कभी भी 2 नहीं आएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, देखो किसी भी है ना, जैसे 21 है, मान लो 21 है, 21 का मुझे स्क्वायर करना है, तो मुझे पता है कि इसका जो इकाई अंक आएगा वो 1 ही आएगा। जब मैं 21 को 21 से गुणा करूंगी तो इकाई अंक जो आएगा वो मेरा 1 ही आएगा, तो 1 आ जाएगा। 0 तो वैसे भी आता ही है। 5 आपको पता है, जब 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन 2 आप अगर आप दिमाग में भी सोचते हो तो कोई ऐसी संख्या नहीं आएगी जिसका इकाई आपका 2 आ जाए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। अभी है एक नेक्स्ट, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है बट मैं आपको करवाना चाहती हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी देख लो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या आपको पता है 1 2 3 5 7, यही वाली होती है अभाज्य। अभाज्य संख्या है जिसमें या तो 1 का भाग जाता है या खुद का भाग जाता है, वही होती है हमारी अभाज्य। अब सबसे छोटी, हाँ 1 नहीं होती है अभाज्य संख्या में कभी भी हम 1 को कंसिडर नहीं करते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। जो 1 होती है ये ना ही तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है, 2 होती है। ओके, ये हमारी 2 होती है। एक ये वाला है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ है बट इसके, हाँ इसका मैंने लिखा नहीं, बट यस ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये किसी एग्जाम में आया हुआ है। इसने क्या पूछा है, जैसे यहाँ पे इसने कोई नंबर दिया है, ठीक है, नंबर क्या लिखा, 11011। ये ऐसा नहीं है कि 11,011 नहीं, ये 11,011 नहीं है। इसने देखो नीचे क्या लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये बाइनरी में लिखा हुआ है, ये बाइनरी में लिखा हुआ है। और बाइनरी में हमें पता है कि कोई भी संख्या अगर हमें लिखनी होती है तो हम किस में लिखते हैं, 0 या 1 में लिखते हैं। हमें पता है 0 और 1 में लिखते हैं जब हम बाइनरी में लिखते हैं तो। और फिर हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, 10 में। इसका आधार 10 होना चाहिए। 10 मतलब जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं उन सब का आधार क्या है, 10 है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उसको आप जो आप मैथ्स काम में लेते हो, डेली यूज में लेते हो, उसमें उसको कन्वर्ट करो कि कितना आएगा। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने बाइनरी के लिए आपको सबसे सिंपल तरीका बताया था कि हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले 1 लिखते हैं, फिर इसका 2 गुना लिखते हैं। 1 का 2 गुना कितना होता है, 1 को 2 से गुणा किया कितना, 2 आया, 2 को 2 से किया 4 आया, 4 को 2 से किया
8 आया, 8 को 2 से किया 16 आया। मैं यहीं तक लिख रही हूँ, आप आगे बढ़ते जा सकते हो। अब इसकी संख्या, इसके नीचे ये संख्या लिख देंगे, क्या है ये 1 1 0 1 1, ऐसा ही है। इसका मतलब है कि हमें 1 1 1 1, इसका मतलब 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, इस 1 का मतलब 1 है, इस 1 का मतलब 2 है, 0 मतलब 4 नहीं आएगा, 8 के नीचे भी 1 है, इसका मतलब 8 भी आएगा, 16 के नीचे भी 1 है, इसका मतलब 16 भी आएगा। ऐसा ही बताया था मैंने बाइनरी में आप लोगों को कि बाइनरी में कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो इनको ऐड करके देख लेते हैं। 8 है 2 10, 10 है 26, 10 है 16, 26, 26 और 1 27, तो नंबर हमारा कितना हो गया 27। किस में, डेसिमल में। डेसिमल में नंबर कितना हो गया हमारा 27। तो यस, ये वाला नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आए या डेसिमल से बाइनरी में आए, तो मुझे लगता है कि आप लोग इजीली कर लोगे उस नंबर को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, इसमें दिया, इसने एक नंबर दिया है, में कितना दिया है 29,000, 29,503, 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071, 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर कितना होगा। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा है, एक पूछा स्थानीय मान और एक पूछा अंकित मान। स्थानीय मान आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, देखो जैसे इसने दिया 29,503, 29,503, ओके। इसमें स्थानीय मान निकालना है किसका, 5 का, तो 5 को नीचे ले आते हैं, 5 को नीचे ले आते हैं, इसके आगे जितने डिजिट है उतने हम 0 लगा देते हैं। ये 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिए, इसलिए 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 500। अब दूसरा है 32,071, 32,071, इसमें क्या है, में 7 के अंकित मान। अब देखो अंकित मान है, अंकित मान हमने पढ़ा था, 2 मान पढ़े थे, एक स्थानीय मान था और एक अंकित मान था। स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं, हम पहले भी काफी बार निकाल चुके। अंकित मान में यह है कि अंकित मान को हम शुद्ध मान भी बोलते हैं। अंकित मान का मतलब है कि वो चाहे कहीं पे भी हो उसका मान वही रहेगा, उसके स्थान पे डिपेंड नहीं करता है कि उसके स्थान से, जैसे स्थानीय मान तो स्थान से चेंज होता है कि उसका स्थान कहाँ पे है, वो डिजिट कहाँ पे रखी हुई है, उसके स्थान के साथ वो वेरी करेगा। लेकिन अंकित मान जो है वहीं पे रहेगा, उसके स्थान से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए 7 जो है उसका अंकित मान पूछा तो 7 इनमें से कहीं पे भी होता, 7 का अंकित मान 7 ही होगा। ठीक है, तो 7 का अंकित मान कितना हुआ 7 हुआ। तो इधर 500 आया, इधर 7 आया, और इन दोनों का क्या पूछा है, अंतर बताइए। अंतर मतलब इन दोनों का माइनस पूछा है। तो हमें क्या क्या पूछा है, हमें ये पूछा है कि 500 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं। हमें पता है 493 आएंगे। अगर 500 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 493, ये आ गया 493। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। ये वाले आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये वाले काफी बार बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वाला जैसे अंकित मान है या स्थानीय मान है, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना आप लोग। यहाँ पे भी क्या पूछा है, ये है 56,431 में 6 के स्थानीय मान और तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताइए। जैसे ये है 56,431, 56,431 में 6 के स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान जहां पे 6 है उस 6 को नीचे ले आएंगे, फिर आगे जितने डिजिट हैं उतने हम 0 लगा देंगे। ओके, तो ये कितना हो गया 6,000 तथा 4 के अंकित मान, 4 कहीं पे भी हो, 4 का अंकित मान है तो 4 ही रहेगा वो। ठीक है, अंकित मान है 4 का तो 4 का अंकित मान 4 ही रहेगा। और इधर हो गया 6,000। इसमें इन दोनों का अंतर पूछा है तो 6,000 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 5,996, ये बचेगा। 6,000 में से जब हम 4 माइनस करते हैं तो हमारा कितना बचता है 5,996। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो सी टेट में आया हुआ है 2015 में। इसने क्या पूछा है 6,251, 6,251 और 6,521। अच्छा 3 नंबर दिए हैं इसने, मैं तीनों नंबर लिख लेती हूँ यहाँ पे। इसने दिया है
6251, ओके, 6521, 6521, और तीसरा नंबर दिया 5621, 5621, ठीक है। 3 नंबर दिया में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। इन तीनों में हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। इसका 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 लिखा मैंने, और 5 के आगे कितने डिजिट है? 1, तो 1 जीरो लगा दिया। यहाँ पे 5 के आगे कितनी थी? 1 थी, इसलिए मैंने 1 जीरो लगा दिया। यहाँ 5 के आगे कितनी है? 2, तो मैं 5 के आगे कितने जीरो लगा दूंगी? 2 जीरो लगा दिए। यहाँ पे 5 के आगे कितनी है? 3, तो मैं 5 के आगे कितने जीरो लगा दूंगी? 1, 2 और 3, 3 जीरो लगा दूंगी, ठीक है। इनका क्या करना है? योगफल करना है। तो आप योगफल कैसे करोगे? बस आपको ध्यान ये रखना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, इकाई और दहाई। तो कितना आ गया? 0, 5, 5 और ये 5, 5550, 5550। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका CTET 2015 में आया हुआ है। इसमें भी इन्होंने क्या पूछा है? 35,362, 35,362 मतलब 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा 5 के अंकित मान में अंतर क्या होगा? देखो ये कितना पूछ रहा है? 35,362, ठीक है, में 5 के स्थानीय मान, 5 का जो स्थानीय मान है वो कितना? स्थानीय मान हम कैसे करेंगे? 5 एज इट इज लिख लिया, उसके आगे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दिया, और 5 का अंकित मान कितना होगा? 5 का अंकित मान तो 5 ही होगा। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है? माइनस पूछ रहा है कि इनमें से इसको, इन दोनों का अंतर बताओ हमें। तो इन दोनों का अगर 5000 और 5 का अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4995, यही आएगा 4995, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दो तो यही आएगा हमारे पास, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट, 1 से, हाँ ये भी अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये हरियाणा टेट में, एस टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 में पूछा था उन्होंने। 1 से 100 तक संख्याओं में जीरो कितनी बार आता है? ठीक है, 1 से 100 तक संख्याओं में जीरो कितनी बार आता है? देखो अगर हम ऐसे देखें तो लगता है कि 1 से 100 तक बहुत सारी संख्याएं होती हैं, उनमें जीरो काउंट करना, नहीं, बहुत सिंपल है और आप फटाफट कर सकते हो, फटाफट कर सकते हो, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ट्रिक बताते हैं तो ट्रिक हमें याद रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है, आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। जैसे अगर हम 1 से लिखते हैं 10 तक, 1 से कहां तक लिखते हैं? 10 तक, कितने जीरो आए? एक ही जीरो आता है बस। फिर हमने लिखा 11 से कहां तक? 20 तक, कितना जीरो आया? एक ही जीरो आया। यहां हम क्या करेंगे? 90 तक मान लो लिख लिया हमने, 81 वाली लाइन लिख ली हमने, कितना लिख दिया? 90 तक लिख लिया, कितना आया? एक ही यहाँ पे आएगा। मतलब सब में कितने कितने जीरो आ रहे हैं? 110 आ रहे हैं। कितनी बार आ गए? 1 से लेकर 9 तक, मतलब 9 बार आ गए, 9 जीरो आ गए। फिर जो आगे वाली लाइन आती है, जो 91 वाली होती है, 91 वाले में हम देखते हैं कि इसमें 2 जीरो आ जाते हैं, ठीक है। इसमें कितने आ जाते हैं? 2 जीरो। तो 9 तो पहले आ गए और 2 जीरो अभी आ गए, तो कितने हो गए? 9 + 2 कितने हो गए? 11। 9 + 2 कितने हो गए? 11। तो हमारे कितने जीरो आए? 11 जीरो आए, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा, ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें है देखो ये वाला, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इसको, क्योंकि देखो हमने स्थानीय मान निकाले हैं, लेकिन जब भी हमने स्थानीय मान निकालने हैं तो वहां पे हमारे पॉइंट नहीं आया था, पॉइंट नहीं आया था, हमने वैसे ही उसके स्थानीय मान निकाले थे, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या है, मान लो मैंने ऐसे बिना उसके दिया, ये कितनी, ये संख्या कितनी है? 1715 1715.271। यहाँ पे बोल रहा है मैं 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा, मतलब दोनों, 2 7 है हमारे पास, 2 7 है, दोनों का स्थानीय मान निकालना और फिर उनका अंतर निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आ सकता है कभी आया हुआ नहीं है, रीट में कभी आया हुआ नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो दशमलव के जो लेफ्ट वाले जो अंक होते हैं,
उनका स्थानीय मान तो हमें निकालना आता है। हम क्या करते हैं कि जहां पे वो है उसको नीचे लेके आ जाते हैं, फिर उसके आगे जितनी डिजिट होती हैं उतने जीरो लगा देते हैं, यही करते हैं। लेकिन इस वाले में पॉइंट के आगे जो होता है उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, उसका स्थानीय मान निकालने का वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, बट मे भी आपको अभी याद है कि नहीं। देखो इसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ये जो स्थान होता है जो दशमलव के जस्ट बाद में आता है उसका स्थान का मान होता है 10 की पावर -1, इसका होता है 10 की पावर -2, इसका होता है 10 की पावर -3, मतलब ऐसे इसकी पावर बढ़ती जाती है 10 की पावर। जैसे इसका होता है 10 की पावर 0, इसका 10 की पावर 1, इसका 10 की पावर 2, ठीक है। जैसे 7 को मैंने यहां पे देखो, ये था 10 की पावर 0, ये है 10 की पावर 1, ये है 10 की पावर 2। मतलब ये जो स्थान होते हैं इन स्थान की वैल्यू होती है। ये पॉइंट है, पॉइंट के अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो जो पहला अंक आता है उस स्थान की वैल्यू होती है 10 की पावर 0, उसका जो दूसरा अंक आता है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 1, जो तीसरा अंक आता है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 2। और अगर हम दशमलव के राइट साइड में जाते तो जो पहला अंक आएगा 0 तो यहाँ पे आ गया, तो इधर माइनस वाले आएंगे, तो जो पहला अंक होता है उसकी स्थान की वैल्यू होती है 10 की पावर -1, दूसरी डिजिट की होती है 10 की पावर -2, फिर तीसरी की होती है 10 की पावर -3। इसका मतलब है कि हमें किसकी निकालनी है, 7 की निकालनी है। तो 7 की कितनी है, 7 की है, इसके स्थानीय मान से इसको गुणा कर देंगे, 7 की है -2, 7 गुणा 10 की पावर -2, तो वो कैसे निकलेगा 7/100, 7/100, 7/100 कितना होता है हमारा 0.07, कितना 0.07। तो हम 700 में से क्या करेंगे, 700 में से माइनस कर देंगे, हम कितना माइनस करेंगे 0.07 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 0.07, 0.07 हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना 10 में से 7 गए, 10 में से 7 गए, हमारे पास कितने बचे 3 बचे, इधर कितना हुआ 9 हुआ, फिर ये दोबारा 9 आया, 9 आया, 6 आया, 699.9993, 699.93, 699.93। ये आप लोगों को समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? अगर नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना क्योंकि अभी तक आया हुआ नहीं है, आया हुआ नहीं है तो आने के फुल चांसेस हैं इसमें, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख लेना कि जो दशमलव के बाद में है उसका स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट, एक अभाज्य संख्या होती है, देखो एक जो हमारी अभाज्य संख्या होती है ये आया हुआ, ये भी आपका हरियाणा टेट में आया हुआ है 2014 में, ठीक है। तो इसने पूछा है कि एक अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है हमारे पास, एक तो होती नहीं है, 2, 3, 5, 7 यही वाले होते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसमें या तो खुद का भाग जाता है, या तो खुद का भाग जाता है या फिर एक का जाता है, या तो एक का भाग जाता है या खुद का भाग जाता है, वही होती है हमारे पास अभाज्य संख्याएं। तो एक सम संख्या, इसने बोला कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो एक सम संख्या है, सम संख्या नहीं है क्योंकि देखो 2 तो सम है लेकिन 3, 5, 7 सम है क्या, नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। एक विषम संख्या, विषम नहीं है क्योंकि 2 तो यहाँ पे सम है, तो विषम संख्या भी नहीं होती है। फिर आता है एक संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या का अभाज्य संयुक्त संख्या तो हो ही नहीं सकती क्योंकि संयुक्त संख्याएं तो किसको बोलते हैं, संयुक्त संख्याएं तो भाज्य संख्याओं को बोलते हैं। संयुक्त संख्याएं हमने पहले पढ़ा है कि संयुक्त संख्याएं हम किसको बोलते हैं, भाज्य को बोलते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा नंबर का भाग जाता हो, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड है इनमें से कोई नहीं, यस इनमें से कोई नहीं, ओके। तो ये अभाज्य से रिलेटेड और अपरिमेय से रिलेटेड जो तथ्य होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, वो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये है, हाँ ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग देखना। इस क्वेश्चन है किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है। ये क्या पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई विषम संख्या है, अगर आपके पास कोई विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या है, उनका परवर्ती लें और उसका पूर्ववर्ती लें,
ठीक है, मीन्स अगर आपके पास कोई संख्या है n, कोई भी प्राकृतिक संख्या क्या है आपके पास n है, ठीक है, उसका परिवर्ती लें, उसका परिवर्ती क्या होगा, मतलब इसके आगे वाला नंबर, उसका परिवर्ती क्या होगा n+1, मतलब इसमें जो एक ऐड करके जो आगे वाला नंबर आएगा वो, और उसका पूर्ववर्ती, और उसका जो पूर्ववर्ती है वो, उसका जो पूर्ववर्ती है वो n-1, ठीक है। ये बोलती है जो दोनों संख्याएं होती हैं अगर हम इनका गुणनफल करते हैं, अगर हम किसका करते हैं, इन दोनों का अगर हम गुणनफल करते हैं तो वो जो गुणनफल है वो हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है। तो आपको वहां पे सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप ये दो स्टेटमेंट याद रख लो, पूछ सकते हैं आप लोगों से कि देखो मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा 8 से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, 8 से विभाजित होता है, ठीक है। अगर संख्या क्या है, विषम संख्या है, अगर विषम संख्या के हमने पूर्ववर्ती और परवर्ती लिए हैं तो वो किससे विभाजित होंगे, 8 से विभाजित होंगे। लेकिन अगर संख्या क्या है हमारी, सम है, किसी सम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती और पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा 3 से विभाजित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दोनों आपको याद रखने चाहिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कुछ निकालना भी नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे कुछ भी निकाल के नहीं देखना है, जस्ट आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं कि अगर सम संख्या का पूर्ववर्ती और परवर्ती का गुणनफल का पूछा है कि गुणनफल जो वो किससे विभाजित होता है, तो वो तो होगा 3 से, और जो विषम संख्या है उनका जो गुणनफल है वो विभाजित किससे होगा, 8 से। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, ओके। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओके, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये और देख लेते हैं। ये क्या है, 70,560 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। इजी है, सिंपल है, किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो एक बार इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। 70,560, ओके, इसमें 5 और 6 के स्थानीय मान निकालने में, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 को जस्ट नीचे लेके आ जाओ, जितनी डिजिट है जितने 0 लगा दो। अब 6 को नीचे लेके आ जाओ, 6 आ गया, 6 के नीचे कितने हैं, 0, एक डिजिट है तो एक वो कर दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, तो ठीक है, 5 का 30, ऑलरेडी कितने 0, 1 2 3, तो 3 0 लगा दिया हमने, तो कितना हो गया, 30,000 हो गया। तो सिंपल सा है, बट किसी एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। तो यस, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी इन क्वेश्चंस की सिर्फ एक क्लास और बाकी है, वो क्लास भी मैं आज या कल में अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओके। तो थैंक यू, और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी नए वीडियोस मैं आपको डालती हूँ वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू।